हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। हमने सोम को और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को कर लिया। आज इस वीडियो से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ यह है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो मेरी तरह आपकी भी ऐसी अच्छी रैंक आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, हम इसके अंदर इजी क्वेश्चंस को नहीं करने वाले, क्योंकि आप जैसे एक सब्जेक्ट रोज़ रिवाइज करोगे तो आपके रिवीजन के अंदर ही जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं वे आपके सारे कवर हो जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक और ईजी आएंगे। उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 30-40 वो आप इस सीरीज से आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पोइस इज़ द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों जो पोइस होती है वो किस चीज़ की यूनिट होती है? वो विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और ये कौन सी विस्कोसिटी होती है? ये होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। दो टाइप की विस्कोसिटी होती हैं, आपको पता है। एक तो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है और एक दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? जो काइनेमेटिक्स होता है उसके अंदर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह पढ़ते थे। तो जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को याद कर सकते हो। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है स्टोक्स, या फिर अगर एसआई यूनिट में बात करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और अगर सीजीएस के अंदर करें तो स्टोक्स। एक स्टोक्स किसके बराबर होता है? 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁴ स्टोक्स। और जो हमारा सिंपल वाली विस्कोसिटी थी यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है? पोइस। और इसके अंदर क्या होता है? 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? 10 पोइस के बराबर होता है। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। लगभग हर बार पेपर में एक क्वेश्चन इनसे बन जाएगा, या फिर इसकी एप्लीकेशन बेस पे आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, जो वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है? तो आप इसको याद कर सकते हो 1 सेंटीपोइस, या फिर 1/100 पोइस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.001। अगर उस वाली यूनिट के अंदर लिख रहे हो जो इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल सेकंड। अगर एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 0.001 पास्कल सेकंड। अगर सीजीएस के अंदर लिखेंगे तो 1/100 पोइस, या इसको क्या कहेंगे? सेंटी पोइस। सेंटी यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस वजह से। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the adhesion between the molecule of a fluid is greater than the adhesion between the fluid and the glass। तो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो एडहेजन है, एडहेजन का क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ए से अट्रैक्शन और ए से एडहेजन। देन दी एडहेजन बिटवीन द फ्लूइड एंड द ग्लास, यानी कि जो ग्लास का मटेरियल है उससे ज़्यादा एडहेजन उसके खुद के उसके बीच में है, वाटर के पार्टिकल में। देन द फ्री लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द ग्लास ट्यूब डिप इन द ग्लास वेसल्स विल बी। तो क्या होगा? जैसे कि आपने ग्लास वेसल के अंदर आपने कोई ट्यूब इंसर्ट की, तो पानी के मॉलिक्यूल का एडहेजन ज़्यादा है उसकी बजाय कि ग्लास के मॉलिक्यूल का एडहेजन का। तो जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर सरफेस है उसका लेवल क्या होगा? वो दोस्तों डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका आपस में ग्लास के साथ एडहेजन कम है। दो चीज़ें होती हैं आपको याद रखनी है, एक कोहेजन फोर्स, एक एडहेजन। एडहेजिव फोर्स यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे फेविकोल के ऊपर भी आपको एडहेजिव लिखा हुआ मिलेगा। तो एडहेजिव क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अब लिखा हुआ जो वाटर है, वाटर की खुद के साथ एडहेजन है, और जो ग्लास है उसके साथ उसकी लेस एडहेजन है।
तो ग्लास के साथ वो नहीं चिपकेगा, वो वाटर के साथ ही चिपकेगा। तो क्या होएगा, जैसे आपने ग्लास के अंदर कोई ट्यूब इंसर्ट करी तो पानी इसके अंदर ये डाउनवर्ड हो जाएगा, और जैसे इसमें पानी है ग्लास के साथ उसकी एडिशन कम थी, वाटर के साथ खुद के साथ ज़्यादा थी, तो वाटर का लेवल ज़्यादा रहेगा, इसके अंदर कम रहेगा। लेकिन अगर ग्लास के साथ इसकी एडेसिव ज़्यादा रहती तो ये क्या होता, वाटर ऊपर की तरफ ये कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता हमें। तो वही चीज़ इसमें बूझी हुई है, लोअर दैन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज द नॉन न्यूटोनियंस। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों कैरोसिन हो गई, वाटर हो गया, डीजल ऑयल हो गया, ये सभी क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन ह्यूमन का ब्लड और टूथपेस्ट ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स नहीं है, तो हमसे नहीं पूछा हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा नॉट ए न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। जो दोस्तों शियर स्ट्रेस होती है और जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं, यानी कि जो विस्कोसिटी की वजह से होते हैं वो होते हैं, ये आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। और न्यूटोनियन फ्लूइड में जो ये म्यू है ये क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। और जो इस ग्राफ का स्लोप होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वो किसके बराबर होगा, वो इसकी विस्कोसिटी के बराबर होता है। और जो आइडियल फ्लूइड होता है उसके अंदर कोई शियर स्ट्रेस होता ही नहीं, तो शियर स्ट्रेस इसमें हर पॉइंट पे जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा। और जो सॉलिड रहेगा, सॉलिड के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता ही नहीं, तो सॉलिड के अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप होएगा लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होएगा। कोई सॉलिड होगा तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, न्यूटोनियन वाला ऐसे जाएगा, डाइलेटेंट वाला इसके नीचे से, और स्यूडो प्लास्टिक वाला इसके ऊपर से जाएगा। और ये आपको सारे याद होने चाहिए। सारे याद भी ना करो तो कम से कम 4-5 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि इतने चीज़ें हो जाती हैं याद करने के लिए, सब तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन 6-7 बार उस चीज़ को पढ़ने के बाद वो आपके दिमाग में एक याद सी रह जाती है। पेपर में जाओगे तो आप उस चीज़ को कर दोगे, इतना होता है। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, बिंगम प्लास्टिक जो होते हैं, टूथपेस्ट, सीवेज का स्लज, ड्रिलिंग मड, तो ये क्या होते हैं, बिंगम प्लास्टिक होते हैं। उसके अलावा डाइलेटेंट कौन से होते हैं, सॉल्यूशन विद सस्पेंडेड स्टार्च और शुगर और सैंड, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आपने स्टार्च, सैंड, शुगर इस टाइप की चीज़ें मिला रखी हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाइलेटेंट। जैसे कि शुगर इन दी वाटर, चीनी को आपने पानी में मिला दिया तो वो क्या हो गया, डाइलेटेंट हो गया। उसके अलावा सूडो प्लास्टिक कौन से होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, पेपर पल्प, सिरप, मोलेसिस, मिल्क, जेलेटिन, पेंट्स, पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस, तो ये हो गए सूडो प्लास्टिक। तो ये आपको याद होने चाहिए, बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट ही है, रियोपैक्टिक के अंदर तो केवल एक ही चीज़ आएगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम होता है रियोपैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। तो एक लिक्विड की ड्रॉप है, पानी की बूंद है, तो इसके अंदर और बाहर का जो प्रेशर है उसके बीच का डिफरेंस किसके बराबर होता है। तो दोस्तों हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, किससे हम लिखते हैं इसको, 4 सिग्मा बाई डी। 4 सिग्मा बाई डी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है एक। और हमसे जैसे क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा जो सरफेस टेंशन है उसको इसने टी के टर्म में लिख दिया और डाया को इसने रेडियस के टर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2t बाई आर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 होते हैं, एक तो होता है पानी का बबल यानी कि बुलबुला, उसके अंदर 2 सरफेस होते हैं, एक पानी की ड्रॉप और एक होता है पाइप। पाइप यानी कि पानी का जेट, जैसे ठुट्ठी में से पानी निकल रहा है या पाइप में से पानी निकल रहा है, वो चीज़ हो गई। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। और इसको हम कैसे याद करते हैं, आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, 2 सिग्मा बाई डी। इसके अंदर कितना होता है, 4 सिग्मा बाई डी, यानी कि डबल डबल होता जा रहा है। इसमें होता है 8 सिग्मा बाई डी। ये प्रेशर का डिफरेंस है।
अभी तक तो आपसे इतना ही पूछा गया है, लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये प्रेशर का डिफरेंस तो है लेकिन किसके बीच में है? तो दोस्तों जो बाहर है प्रेशर और जो इसके अंदर प्रेशर है उसके बीच का डिफरेंस है। अब सेकंड पॉइंट है कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जो बाहर प्रेशर है वो कम होगा। बाहर हम स्मॉल p लिख देते हैं, अंदर हमने कैपिटल P लिख दिया। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा P वो क्या है? कैपिटल P माइनस स्मॉल p, यानी कि अंदर जो प्रेशर है माइनस बाहर जो प्रेशर है। जैसे 4 सिग्मा बाई डी किसके अंदर होता है? ड्रॉप के अंदर, पानी की बूंद के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो आसानी से याद करने के लिए, 2 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लूइड विच हैज़ द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन। तो ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू बाई डी वाई। ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, या फिर कह लो आप डी थीटा बाई डी वाई, यानी कि जो शियर स्ट्रेन है उसके। तो ऐसा कौन सा होता है? वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो ऑप्शन में देखिए, आइडियल फ्लूइड जी नहीं, रियल जी नहीं, नॉन न्यूटोनियन जी नहीं, तो आइडियल प्लास्टिक डी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है, जो ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है वो भी एक टाइप से न्यूटोनियन फ्लूइड ही होता है। ये क्या होता है? एक टाइप से न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे जो हम ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर ये हो गया आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ऐसे बना दोगे तो ये भी तो न्यूटोनियन फ्लूइड ही है। तो जो आइडियल प्लास्टिक होता है उसका ग्राफ ये वाला है जो हमने हल्का सा ऊपर बनाया है। इसके अंदर पहले से ही कुछ हल्का सा शियर स्ट्रेस रहता है और इसका ग्राफ थोड़ा हल्का सा ऊपर से शुरू होता है। तो आइडियल प्लास्टिक आपको याद रखना, जो आइडियल प्लास्टिक है वो भी एक न्यूटोनियन फ्लूइड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ए मिक्सचर हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.110 इज यूज। तो बहुत छोटे प्रेशर को मेजर करने के लिए आपने 1.10 की स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक मिक्सचर लिया है। द मैग्नीफिकेशन सो ऑब्टेन इन द डिफरेंशियल हेड शैल बी। तो जो आपको मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मान लो 1 सेंटीमीटर प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। प्रेशर को आप वाटर की आयत के ड्रम में या किसी ऑयल की आयत के ड्रम में मेजर करते हो, आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर जो प्रेशर है उसका डिफरेंस है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है जो आपने ट्यूब वगैरह लगाई है उसके अंदर ये मान लो 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? 10 गुना का मैग्नीफिकेशन हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आप अपनी आँखों से नहीं देख पाओगे। मान लो यहाँ 1 mm होता तो 1 सेंटीमीटर देख पाओगे, 1 mm होता तो आप नहीं देख पाते, तो आपने उसको मैग्नीफाई करके 10 वो बना दिया सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को हम मैग्नीफिकेशन करना बोलते हैं। कैसे होता है ये, वो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ उसको उसमें देखते हैं। इसमें आप क्या लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम इसको एक बार। द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड मेजर्ड बाय ए मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर डिफरेंस इन द मर्करी हेड विल बी। तो दोस्तों प्रेशर का डिफरेंस कितना होएगा अगर मर्करी के अंदर 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, और इनके बीच में आपने एक मैनोमीटर लगा दिया। इसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होएगा? आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ए पे प्रेशर कितना है, नीचे जा रहे हैं हम तो प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। ये ρ2 है और ये इनके अंदर ρ2 डेंसिटी का फ्लूइड है पाइपों के अंदर, और जो मरकरी है उसकी डेंसिटी ρ1 है। तो आपकी इक्वेशन लिखेंगे प्रेशर एट ए प्लस ρ2g एक्स प्लस एच। आप इतना नीचे आ गए एक्स प्लस एच, इस एक सेम लेवल पे आने के लिए। अब साइड वाले पाइप का लिखेंगे प्रेशर एट बी प्लस इतना डाउन गए एक्स हाइट तक P2g इंटू एक्स, और ये कितनी है एच हाइट तक मरकरी है P1g इंटू एच। तो इसको आप उधर लेके जाओगे, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू ρ1gh माइनस ρ2gh। तो दोस्तों जो ये पाइप हमारी, इस पाइप के अंदर कौन सा लिक्विड फ्लो करने लग रहा है?
इन पाइपों के अंदर रो टू डेंसिटी का लिक्विड फ्लो करने लग रहा है, लेकिन हम मेजर किसकी टर्म में कर रहे हैं? जैसे हमने बताया कि 20 सेंटीमीटर मरकरी, हम मेजर किसके अंदर कर रहे हैं? मरकरी के अंदर। तो जो एक्चुअल डिफरेंस था वो तो था इसके टर्म में, रो टू के टर्म में, यानी कि जो इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है हमने मेजर किया रो वन के टर्म में। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, रो टू जी एच डैश, यानी कि जो पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके टर्म में कितना प्रेशर का डिफरेंस है? एच डैश का, यानी कि इसको आप कहोगे रियल या एक्चुअल जो भी है। तो इसको आपने रो टू के टर्म में लिख लिया, पी ए माइनस पी बी को। जैसे वाटर की जो प्रेशर होता है, वाटर के प्रेशर को आप रो जी एच लिखते हो ना, उसी टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो एच डैश हमारा क्या आ गया? एच डैश आ गया आपका रो वन डिवाइड बाई रो टू माइनस वन इंटू एच, जो है यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए हमने यूज किया, तो मैग्नीफिकेशन हमें कितना ऑब्टेन होएगा? तो जो डिफरेंशियल ऐड है एच डैश, एच डैश किसके मतलब हिसाब से था? एक्चुअल प्रेशर डिफरेंस इन टर्म ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप। तो जो पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके टर्म में कौन सा है? एच डैश, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल एच डैश। वो किसके बराबर होएगा? एच रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि रो टू अपॉन रो वन माइनस वन। हमने यहाँ नीचे उसी चीज को देखा था, यह रो वन अपॉन रो टू, यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए रो वन अपॉन रो टू। आप इसको रो टू अपॉन रो वन भी लिख लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। कुल मिला के रो वन क्या है? जो मरकरी वगैरह हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने कितनी डेंसिटी का फ्लूइड यूज करा है? हमने यूज करा है 1.10 का, 1.10 का। तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअल में? H इज इक्वल टू एच 1.1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, तो ये आ गया 0.1 इंटू एच। तो h कितना आएगा आपका? 0.1 को उधर लेके जाओगे, h इज इक्वल टू 10 टाइम एच डैश। तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आ गया? 10 टाइम का मैग्नीफिकेशन। अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था ना प्रेशर के अंदर, तो हमें जो ट्यूब लगाई है उस ट्यूब के अंदर कितना दिखाई देगा? हमको 10 सेंटीमीटर दिखाई देगा। वही चीज़ हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, हमें मैग्नीफिकेशन कितना दिखा? 10 टाइम्स दिखा। आप इस एक्चुअल को और मेजर्ड को आई होप आप समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल वाला हम किसको कह रहे हैं? इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा था तो पानी के टर्म में प्रेशर। और मेजर्ड वाला हम किसको कह रहे हैं? मान लो इसमें मरकरी है, ऑयल है, उसके टर्म में जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप से था। अगर 20 सेंटीमीटर मरकरी के अंदर डिफरेंस है तो जो पानी फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से कितना डिफरेंस होएगा? तो आपको फॉर्मूले में लिख देना है। 20 सेंटीमीटर तो हमने मेजर करा है, एक्चुअल में कितना होगा? इसमें मरकरी है तो 13.6 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, तो वहीं लिखा हुआ है इसने 20 सेंटीमीटर 13.6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 252 यानी कि 2.52 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एच एक्चुअल किसके बराबर होएगा? रो मैनोमीटर, इसको मैनोमीटर लिख देता हूँ आसानी के लिए। रो जो पाइप के अंदर है माइनस 1 इंटू हाइट जो हमने मेजर करी है, या फिर जो मैनोमीट्रिक हाइट है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, रो टू अपन रो वन करके करो या कैसे भी करो। उसके अलावा इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको केरोसिन और वाटर को कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 5 मीटर का जो वाटर है, क्या चीज़? जो 5 मीटर वाटर जितना प्रेशर लगा रहा है, मरकरी कितने मीटर हाइट की हो ताकि वो सेम प्रेशर लगाए? तो दोस्तों आपको पता है प्रेशर किसी चीज़ का किसके बराबर होता है? रो जी इंटू एच। और आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मरकरी को और वाटर को। तो वाटर की डेंसिटी इंटू वाटर कितनी हाइट पे इंटू डेंसिटी ऑफ कैरोसिन, जैसे हमारे क्वेश्चन में कैरोसिन है अभी, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ कैरोसिन। आपने इन दोनों को लिख दिया।
जैसे कैरोसिन का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो 0.8 है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 800 kg इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ कैरोसिन कितनी होगी 5 मीटर हाइट ऑफ वाटर है, तो 1000 इंटू जी इंटू 5, दोनों लोग आपने कंपेयर करवा दिया। तो हाइट ऑफ कैरोसिन कितनी आ गई 6.25 मीटर, यानी 5 मीटर हाइट का जो पानी है और 6.25 मीटर हाइट की जो कैरोसिन है उनका प्रेशर क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो ऐसे आपको दो लिक्विड को आपस में कंपेयर करना आना चाहिए, और लगभग उसी टाइप की चीज़ हमने यहाँ करी थी और उसी टाइप की चीज़ हमने यहाँ देखी है। तो कंसेप्ट सेम ही चल रहा है, बस आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस फ्रॉम ए वर्टिकल ट्रायंगल प्लेन। एक वर्टिकल ट्रायंगल है इस टाइप से, तो फ्री सरफेस से इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी याद रहता है किसी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल का यानी कि उल्टे ट्रायंगल का h/2 डिस्टेंस पे होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू x बार प्लस IG यानी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपॉन एरिया इनटू x। और अगर वो इनक्लाइन है किसी सरफेस के साथ तो हम साथ में क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आप h के टर्म में देखोगे तो h बार प्लस IG अपॉन a इंटू एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो ट्रायंगल है स्क्वायर है उनके हम 4-5 केस वैसे भी याद करते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल का कितना होगा h/2, वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट विच डिफाइन द प्रेशर एट ए सर्टेन हॉरिजॉन्टल लेवल इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिस्टेंस टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो कौन सा कंसेप्ट होता है जो ये बताता है कि प्रेशर किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वर्टिकल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये हमें क्या बताता है, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कोई भी वर्टिकल हाइट है उसके, और हमें पता है प्रेशर किसके बराबर होता है ρg इंटू एच। उसके अलावा इस क्वेश्चन को करवाने के लिए पर्पज ये था जो इसमें ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं उनको देखने के लिए। तो डी एलम्बर्ट इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कल को पेपर में भी आ सकते हैं और फिर आप उस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। डी एलम्बर्ट prove that the incompressible and inviscous potential flow the drag force is zero on a body moving with a constant velocity relative to the fluid। यानी कि कोई जो बॉडी है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जीरो होएगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रही है। ड्रैग फोर्स क्या होती है, जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो या बहुत स्पीड से भागते हो और हवा दूसरी डायरेक्शन में चल रही हो तो आपको क्या लगता है, एक प्रेशर सा लगता है ना, जैसे हवा आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो ड्रैग फोर्स वही होता है, किसी लिक्विड के अंदर कोई चीज़ आगे बढ़ेगी तो लिक्विड उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो उसी को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई तो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाएगा। डी एलम्बर्ट ये कहता है। मैग्नस इफेक्ट क्या है, मैग्नस इफेक्ट वो है जैसे क्रिकेट आप देखते होगे बॉल स्विंग होती है, वॉलीबॉल की, टेनिस के अंदर या क्रिकेट के अंदर बॉल डेविएट करती है। दिस सडन डेविएशन ऑफ द बॉल विच हैज़ बीन चॉप और स्लाइस बाय द प्लेयर फ्रॉम इट्स नॉर्मल ट्रेजेक्टरी इज ए सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ द मैग्नस इफेक्ट। तो जैसे बॉल होती है, ये विकेट है, बॉलर बॉल फेंकेगा, आपको जाती हुई दिखेगी तो मान लो इस टाइप से, लेकिन बॉल डेविएट हो जाती है, स्विंग कर जाती है। स्विंग सुना होगा आपने क्रिकेट के अंदर, तो बॉल स्विंग होकर ऐसे विकेट की तरफ घूम जाती है, और जो बल्लेबाज होता है, क्रिकेटर होता है, वो उस बॉल को पढ़ नहीं पाता और अपना विकेट दे बैठता है। तो इसी चीज़ के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस चीज़ को, इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना इन ए रियल फ्लूइड, लोकल सर्कुलेशन कैन बी प्रोड्यूस थ्रू सरफेस ड्रैग बाय रोटेटिंग द सिलेंडर इटसेल्फ। आसान भाषा में ये समझ लो जैसे कि बॉल को क्या करते हैं, जैसे टेम्परिंग सुनी होगी ना, जैसे स्टीव स्मिथ के ऊपर जुर्माना लगा था, अपनी पैंट की जेब के साथ बॉल को घिस रहा था, तो वो इसी इफेक्ट को करने के लिए बॉल को घिसते हैं, वो
एक साइड से उसको थोड़ा चमका देते हैं और एक साइड से वो खुरदरी सी रहती है बॉल। तो मैग्नेस इफेक्ट डेवलप होता है उसके अंदर, सरफेस ड्रैग होता है उसके अंदर और वो रोटेट कर जाती है दूसरी साइड, स्विंग होती है बॉल। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है रिवीजन की, चाहे मैं मेरे से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से, जब तक आप रिवीजन खुद नहीं करोगे बुक से या फिर जहाँ से भी आपके नोट्स वगैरह कंप्यूटर या टैबलेट से आप पढ़ते हो, अगर आपने रिवीजन खुद नहीं करी तो अपना सिलेक्शन भूल जाना। और आपका सिलेक्शन कब होने लग जाएगा, जैसे कि IAS मास्टर की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके अंदर 46 सेट है। आपको अच्छे से पता है एक सेट को करने में कितना टाइम मिलेगा हमें पेपर में, 40 से 50 मिनट आखिरी मिलेंगी। अगर आप अपने घर पे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा या सवा घंटा लगा लो 100 क्वेश्चन यानी कि एक सेट को करने में। दिन के 2 सेट कर रहे हो तो IAS मास्टर की जो बुक आपकी 12-13 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो। जब आपकी पूरी कंप्लीट बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 10-12 दिन में होने लग जाए तो समझ लेना तैयारी अच्छी है। उसके अलावा जब आप रिवीजन करते हो तो एक सब्जेक्ट जैसे पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज हो जाने लगे तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमसे रिवाइज नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, आप एक सब्जेक्ट को 2 दिन में भी करो रिवाइज, रोज़ का 2-2 घंटा लेकिन रिवीजन करना है। लेकिन आप उसको 4-5 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका टाइम लगेगा 1 से 2 घंटा, क्योंकि सब कुछ आपको याद आपके दिमाग में होता हुआ चलेगा। और जितना कम टाइम दोगे 2 रिवीजन के बीच में उतना ही अच्छे से रिवाइज होगा। रिवीजन के बीच में गैप नहीं होने देना है, बस आपको पढ़ते हुए चलना है, ज़्यादा दिमाग में टारगेट लेते हुए नहीं चलना है कि SSC JEE का एग्ज़ाम है, DDA का है या XYZ एग्ज़ाम है। बस पढ़ते हुए चलो, सभी एग्ज़ाम अपने आप क्लियर होते हुए चलेंगे। SSC JEE बेस्ट एग्ज़ाम है तो उसी की तैयारी करो। 1 घंटा आप रिवीजन उसको दो रीजनिंग को और आधा घंटा आप GS GK को दो, आधा घंटा GS GK को, 1 घंटा रीजनिंग को। तो इतना टाइम सफिशिएंट है। अभी 40-50 दिन है, रोज़ के 8 से 9 घंटा पढ़ो अपना बढ़िया। उसके बाद फिर आराम करना, पेपर होने के बाद थोड़ा बहुत अपना आधा 1 घंटा सपोर्ट और बाकी एक्टिविटी भी कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन है आप कमेंट में लिख देना और इसको शेयर कर देना अपने सब जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।